बहुत ही आराम से, बहुत ही ऊर्जा के साथ आज आपने सत्र लिया, आपका बहुत अभिनंदन। और अब हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं और हम आज हमारा 1480वाँ दिन है, 14th 80th डे है। लगातार इस योगाहार कार्यक्रम को कई विषयों पर हमने बातचीत कर ली है, कई चीज़ों पर हमने चर्चा की है, कुछ विषय तो हमने बारंबार चर्चा की है। और जब हमने अपनी बातें कही हैं, अपने अनुभव सुनाए हैं, हमने इस मंच से अपेक्षा भी रखी थी कि हम क्या-क्या नया कर सकते हैं, क्या-क्या नवाचार कर सकते हैं। तो आज उसी संदर्भ में आज के मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्री प्रदीप घोष जी। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। प्रदीप घोष जी से मेरा मुलाकात ऑनलाइन मुलाकात अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के नवाचार कर रहे हैं। कई तरह से ग्रामीण जो हमारे कार्य में करने वाले लोग हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, उसमें ग्रामीण स्थितियों को समझते हैं और उसके आधार पर उनको एक ऐसे सरल चीज़ें बताते हैं जिससे कि उनके और उनके आस-पास में रहने वाले लोगों के जीवन में कुछ सुधार हो सके। वो अपने संसाधनों का ही उपयोग करते हुए कैसे अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए, कुछ सरल चीज़ों का उपयोग करते हुए कैसे अपनी समझ विकसित कर सकते हैं और जब समझ विकसित हो जाती है, तो वो अपने आसपास के वातावरण को समझ करके अपने छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं या अपने द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि ला सकते हैं। तो आज ऐसे ही विषयों पर विषय बहुत सारे हैं उनके पास, लेकिन आज मैं प्रारंभिक दौर पर प्रदीप जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अपनी संस्था के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी दे दें और फिर उसके उपरांत जो वो कार्य करते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसके लिए भी बातचीत करें। और प्रदीप जी हमारी ये कार्यक्रम जैसा मैंने आपको बताया था एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, तो इसमें कोई समय की सीमा नहीं है कि ये केवल हमने आज ही अगर समाप्त हम कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आने वाले दिनों पर जब भी उचित समय है तो हम इसके ऊपर भी कर लेंगे, तो हमें जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दबाज़ी नहीं है। हमें हमारे योगाहार के सदस्यों को ये समझ विकसित हो जाए, आपके अनुभवों का लाभ मिल जाए, यही मेरी अपेक्षा है और मैं इसी के साथ आपको सादर इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी, प्रदीप जी, आप अनम्यूट होकर के अपनी बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी। सभी साथियों को यहाँ पे मेरा नमस्कार। मैं थोड़ी देर अटेंड कर पाया आपका योगा सेशन और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अंतिम चरण जो है वो तो कम से कम अटेंड कर पाया मैं। अ, आप सभी लोग इस कार्यक्रम से इतने सालों से इतने इतने समय से जुड़े हुए हैं। 1480 आपका ये कार्यक्रम है और रोज आप लोग इसको कर रहे हैं। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शायद, क्योंकि जिस तरह से आप लोग एकजुट होकर ऐसे प्रत्येक दिन एक साथ मिल रहे हैं और अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं। अलग-अलग लोगों से अलग-अलग विषयों पे काफ़ी कुछ बातें चर्चा भी कर रहे हैं। तो अ, मैं मानता हूँ कि शायद आपके पास 1480 ऐसे गुण तो आ ही गए हैं, जिससे आप लोग मतलब सब इतने ज़्यादा ऊर्जान्वित हो चुके हैं। अम, तो मैं शायद मतलब यहाँ पे कुछ ज्ञान मैं दे नहीं सकता, कुछ इतना मैं कुछ हूँ नहीं कि मैं कुछ ज्ञान दे सकूँ, पर अम, थोड़ा-सा अपने बारे में शायद कहना ज़रूरी भी है, क्योंकि पवन जी ने कहा है कि अपने बारे में भी थोड़ा-सा बताइए। तो हमने ये अपनी संस्था जो है 2003 में शुरू किया था। 2003 के पहले मैं कॉर्पोरेट में आईटी प्रोफ़ेशनल हुआ करता था, तो मैं अ, उस तरफ से आया हूँ, सामाजिक क्षेत्र से मैं मतलब पढ़ा या पला-बड़ा नहीं हूँ। तो कॉर्पोरेट क्षेत्र से आया था, पर इच्छा ये थी कि कुछ समाज के लिए कर सकूँ और कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से आया था।
और एक एक अलग से एक संपूर्ण नए जगत में प्रवेश करना या आना वो थोड़ा-सा मुश्किल कार्य ज़रूर था, पर ठान लिया था करना है तो करना है। और जब 2001 2000 में मैंने आखिरी में मैंने नौकरी अपनी छोड़ी, छोड़ के मैं पूरी तरह से इस क्षेत्र में कूद गया। तो 2001 से 2002 मतलब 2 साल करीब-करीब लगे इस पूरी चीज़ को समझने में कि ये सामाजिक क्षेत्र है क्या? क्योंकि हम लोग मतलब मैं तो कोई ऐसा चीज़ पढ़ा नहीं था। तो उस क्षेत्र को समझने में थोड़ा समय लगा, 2 साल का समय लगा। पूरी अच्छी तरह से समझा और समझने के बाद ये कोशिश की जानने की कि ऐसा क्या चीज़ है जो मैं इस क्षेत्र को दे सकता हूँ? जो बाकी लोग कर रहे हैं वो तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो उस चीज़ को अलग से करने का कोई मतलब नहीं होता है या अतिरिक्त तरीके से करने का उतना मतलब नहीं होता है। अलग क्या कर सकूँ? और आखिरी तौर पे ये एक चीज़ दिखी कि सामाजिक क्षेत्र इतना बड़ा है जिसमें इतने सारे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, समाज के लिए काम करते हैं और अगर हम देखें हमारा वांछित समाज शायद ज़्यादा बड़ा है सम्भ्रांत समाज से। तो इतने बड़े एक वांछित समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अ, तो ये एक बड़ी एक एक इंडस्ट्री के रूप में इसको देखा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अपने आप में एक इंडस्ट्री है, जिसके अलग ही कायदे हैं, अलग ही नियम हैं, अलग ही सब कुछ करने का तरीका है। उद्देश्य है समाज के लिए कुछ करना। तो जब इतने बड़े इंडस्ट्री को हम देखते हैं, तो अगर हम थोड़ा-सा कॉर्पोरेट की नज़र से भी देखें, मैं इसलिए उससे थोड़ा-सा मैं रिलेट कर रहा हूँ कॉर्पोरेट से ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। होता क्या है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ, कॉर्पोरेट में या किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ना एक नवाचार की प्रयोगशाला होती है। मतलब जहाँ पे इनोवेशन लैब जिसको कहते हैं, रिसर्च और इनोवेशन लैब, जहाँ पे नए-नए तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, नए-नए तरह के चीज़ें बनती हैं और उसी से वो इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ता है। पर सामाजिक क्षेत्र जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी इसके अंदर एक एक नवाचार करने की एक प्रयोगशाला नहीं थी। और ये क्षेत्र इतना बड़ा है, इसमें इतने सारे लोग हैं जो वांछित समाज से वांछित हैं और उनको फिर हम कैसे हम उनका भला कर सकते हैं, कैसे उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनको उस वांछित स्थिति से हम उनको उभार सकते हैं। तो ये सब करने के लिए इतना बड़ा क्षेत्र और इस क्षेत्र में इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब लोगों की ज़रूरतें इतनी जल्दी बढ़ती जाती हैं, बदलती जाती हैं, लोगों की आशाएँ, आकांक्षाएँ इतनी बढ़ती हैं, मजबूरियाँ बहुत हैं और अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग परिप्रेक्ष्य भी हैं। तो और इतने बड़े इस इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, वहाँ पे एक नवाचार करने की प्रयोगशाला नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? या क्या ये चीज़ इस इंडस्ट्री के लिए इतनी ज़रूरी तो है ही है, तो क्यों नहीं है इसमें? तो क्यों किसी ने नहीं किया? क्यों इस चीज़ की ज़रूरत कभी किसी को महसूस नहीं हुई? तो इसके ऊपर थोड़ा-सा काम करते-करते फिर हमने कहा कि चलो सब करेंगे ज़रूर पर हम शुरुआत तो करें और एक प्रयोगशाला शुरू कर देते हैं। तो भारत का पहला ऐसे सामाजिक नवाचार प्रयोगशाला हमने शुरू किया 2003 में, जिसका नाम रखा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा चेतना संस्थान। अ, एकीकृत सब कुछ मिला के सामाजिक सुरक्षा जो हम एक सामाजिक सुरक्षा को बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। बहुत बड़े तौर से देखा जाता है कि उसके अंदर आपकी शिक्षा भी शामिल है, उसके अंदर स्वास्थ्य भी शामिल है, उसके अंदर रोज़गार भी शामिल है। सामाजिक बुराइयों से दूर करना, सारी चीज़ें शामिल है उसके अंदर। और सामाजिक सुरक्षा चेतना संस्थान, तो चेतना जगाना लोगों के अंदर, कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को खुद ब खुद कर सकते हैं और उसकी एक संस्था। तो इसी उद्देश्य से नाम भी हमने उसी तरह से रखा कि उद्देश्य उस नाम के अंदर शामिल हो जाए और वहाँ से हमने शुरुआत की। तरीका हमने ये अपनाया कि एक-एक विषय हम चुनते गए, एक-एक समस्या को हम लेते गए। तो कभी हमने शिक्षा को एक हमने समस्या लिया कि शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है पर वो गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं होती है। उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर एक प्रयोग किया, एक नया तरीका बनाया। कुछ हमने एक सामाजिक सुरक्षा पूरी पद्धति होती है,
उसी से दरअसल मेरी शुरुआत थी कि सामाजिक सुरक्षा पद्धति जो संभ्रांत देशों में होती है और हम जैसे मतलब हम विकसित देश तो पूरी तरह से अभी नहीं है, हम विकसित हो रहे हैं। तो ऐसे देशों में जिसको डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, उन देशों में उस तरह की एक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। सामाजिक सुरक्षा होती क्या है कि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थितियों से आपको एक आर्थिक रूप से एक संरक्षण देना। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति की जो जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको वो काम करने लायक नहीं रहता है। तो उस स्थिति में उस परिवार को कैसे एक सुरक्षा मिल सकती है, आर्थिक सुरक्षा। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो कैसे वो आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। किसी की रोजगार खत्म हो जाती है, खेत की फसल नष्ट हो जाती है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, या फिर उसके पशु जो हैं वो मर जाते हैं, तो कैसे उसको वो आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। और ये तो 3 जो हैं वो आकस्मिक हैं, पर एक जो श्योर है जिसको हम कहते हैं कि हर एक के साथ ही होने वाला है, वो है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में किस तरह से आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। तो ये इस 4 चीज़ें जो हैं वो 4 चीज़ें 4 या 5 चीज़ें जो हैं, ये इनकी एक एक आर्थिक सुरक्षा जो है विकसित देशों में सरकार की तरफ से दी जाती है। और सरकार भी कैसे देती है कि आप मतलब लोगों से ही टैक्स के रूप में एक सामाजिक सुरक्षा टैक्स के रूप में लेती है और उसी से इन सबको वो चीज़ें उपलब्ध कराती है। पर सामाजिक सुरक्षा टैक्स जो है वो सबके लिए कंपल्सरी है, ज़रूरी है। कोई उसको ना नहीं कर सकता, कोई उसको नहीं रोक सकता। पर हमारे देश में इस तरह का कोई सिस्टम भी नहीं था। और कारण क्या था? क्योंकि हमारे देश में लोग ऐसे में ही गरीब हैं। मतलब जिस वक़्त मैंने काम शुरू किया था 2003 में, उस वक़्त एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 67% 66-67% जो है उनके पास कोई बचत करने का उपाय नहीं था, सेविंग्स पोटेंशियल नहीं था पता। तो जो जो परिवार बचत ही नहीं कर सकता है, वो सामाजिक सुरक्षा टैक्स कहाँ से देगा? और शायद इसी वजह से अपने देश में नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि ये फिर इस तरह से टैक्स बेस्ड सिस्टम तो बन नहीं सकता, दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। तो अलग तरीके से सोचा और सोचने के बाद फिर एक नया तरीका निकला। और फिर वो पूरी दुनिया में पहला ऐसा सिस्टम बना सामाजिक सुरक्षा का, जो काफ़ी फिर लोगों ने सराहना भी की। और हमारे भारत सरकार ने उसके कुछ अंश जो हैं वो अपने जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम जो कहते हैं उसके अंदर उसके अंश अंश भी शामिल शामिल किए। एक आपको अगर आपको याद होगा तो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा बिल आया था जब मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उसमें इसके काफ़ी सारे अंश लिए गए थे। तो इस तरह से सरकार ने उसके अंश लेके अपने कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई। वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसी से मुझे फिर अशोका फेलोशिप भी मिला था और फिर जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो हमने एक तरीका बनाया। हमने तरीका ये बनाया कि किसी भी एक एक विषय को लेंगे, एक समस्या को लेंगे, उस समस्या को ऊपर से नहीं देखेंगे। मतलब सिर्फ सरफेस लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं देखेंगे, हम उसकी जड़ तक जाएँगे। और जब हम उसकी जड़ तक जाएँगे, तो जड़ तक जाते-जाते हमें ये भी दिख जाएगा कि वो जो जड़ से जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से इसको बढ़ने में किसने-किसने सहायता भी की। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोग परेशान हुए, पर कुछ लोगों ने तो सहायता भी किया है, ताकि ये समस्या और ज़्यादा बढ़े। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, तभी तो समस्या और आगे बढ़ी है। तो इस तरह से पूरे उन सभी जो खिलाड़ी हैं या हम उनको सामाजिक क्षेत्र में स्टेक होल्डर कहते हैं, तो सभी स्टेक होल्डर की पहचान करें और उस रूट की पहचान करें जिससे वो जड़ से बड़ा है धीरे-धीरे। तो उसको रूट टू द रूट कहते हैं कि ROUTE मतलब वो रास्ता जो है जड़ तक जाने का, उस रास्ते को प्लॉट करें और वहाँ पे वो सारे स्टेक होल्डर्स को देखते हुए जाएँ। और फिर उस जड़ पे हम समाधान बनाएँ और नए तरीके से, एकदम नए तरीके से जो उस समस्या को किसी भी विकराल रूप में वो ले ले, समाधान समस्या के साथ जो है वो भी एक विकराल रूप ले सकता है, ताकि जो अगर समाधान विकराल रूप ले लेता है तो समस्या जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से, इसी अप्रोच से फिर हमने करना शुरू किया और पिछले 20 साल में हमने करीब 10 हमने ऐसे नवाचार किए हैं, जिसमें 2 नवाचार जो हैं वो भारत सरकार ने पूरे देश में
उसको इम्प्लीमेंट किया है। एक जो मैंने आपको बताया सामाजिक सुरक्षा, और दूसरा एक डिसेबिलिटी के ऊपर एक पूरा इंश्योरेंस का मैकेनिज्म था, वो किया था। अम, उसके फिर 2 जो हैं वो कुछ-कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने अपनाया है। बाकी सारे एनजीओज़ ने हमारे सारे मॉडल्स लिए हैं, और एक तो विदेश में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी लिया। तो इस तरह से हम लोग करते गए, और जब हम इस तरह का प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग को पहले पूरा उसका रिसर्च करते हैं, उसका एक समाधान बनाते हैं। बनाने के बाद उसको हम अम, उस कम्युनिटी के साथ, मतलब जो उससे सबसे ज़्यादा भुगत रहा है, उसके साथ जाके पहले उसको हम ऑन द ग्राउंड प्रयोग करते हैं, पायलट करते हैं उसके ऊपर। उससे फिर सारी सीख लेते हैं, और कहीं-कहीं पे उसको अगर बदलना रहता है, या उसको और अच्छी तरह से करना रहता है, तो फिर उस पूरे पूरे मॉडल को अच्छी तरह से बना के, और फिर हम उसको अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं पूरे फ्रेमवर्क के साथ। जिसको लेना है ले ले। हमसे कोई परमिशन माँगने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं। आप लीजिए और अपने कम्युनिटीज़ के साथ, अपने लोगों के साथ इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो इस तरह से एक प्रयोगशाला का काम हमने किया पिछले 20 साल से। अम, 2018-19 की बात है, जब हम लोगों ने एक समस्या जो है वो काफ़ी दिनों से तब चर्चा में थी। वो था अपने पर्यावरण का बदलाव, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा उस विषय को थोड़ा टटोलना शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज वाला है क्या? और क्या हो सकता है इसका? तो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद ये समझ में आया कि ये क्लाइमेट चेंज कोई एक निजी व्यक्ति द्वारा तो नहीं किया हुआ है। ये एक, मतलब पूरे, शायद हमें पूरी पृथ्वी ने मिलके इस क्लाइमेट चेंज की तरफ हम लोग अग्रसर हुए हैं, उसमें सभी लोग शामिल हैं। सरकारें भी शामिल हैं, इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं, सभी शामिल हैं। तो अब इतने सारे लोग अगर इसमें शामिल हैं और सभी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज का जो बुरा असर हो रहा है, वो तो कभी कम होने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। और 18-19 तक ये समझ में आने लगा था कि अब ये अपने हाथ से निकल चुका है। काफ़ी लोग काम कर रहे थे, इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ताकि ये थोड़ा-सा कम हो, इसकी गति कम हो। पर वो गति तो दूर की बात है, वो तो किसी भी हालत में कम नहीं हो रही थी, बल्कि उसका बुरा प्रभाव जो है बढ़ता ही जा रहा था। तो हमने देखा कि ये तो अपने हाथ से निकलता जा रहा है, अब क्या करना चाहिए? तो अब एक ही उपाय बचता है कि हम कैसे इंसान को, हम इस क्लाइमेट चेंज से कैसे अपने आप को अडैप्ट कर सकें? कैसे हम अपने आप को बदल सकें, ताकि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा बुरा ना हो? इसके ऊपर काम करें। तो फिर हमने उस चीज़ को पकड़ा कि चलो इम्पैक्ट उसके ऊपर काम करते हैं कि कैसे हम अडैप्ट कर सकें इस चीज़ को। मैं बीच-बीच में थोड़े-से अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूँगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी किसी को? नहीं, नहीं, आप करिए, कोई समस्या नहीं है, आप अच्छा, समझ रहे हैं। क्योंकि वो जी, सारे अंग्रेजी शब्दों का हिंदी मिलना थोड़ा मुश्किल होता जी, है। जी। इतनी परिपक्वता नहीं है अभी मुझ में। तो उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में, और फिर हमने देखा कि अच्छा, पहले ये देखा जाए कि कौन वो तबका है जो सबसे पहले और सबसे बुरा प्रभावित हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज से। तो समझ में आया कि सबसे पहला और सबसे बुरा प्रभाव जो है वो किसानों पे है, क्योंकि किसानों की पैदावार कम हो रही है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। पर्यावरण इस कदर बदल रहा है, इस तेजी से, इतनी गति से बढ़ रहा है, बदल रहा है, कि पौधों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मौसम कौन सा चल रहा है। सही बात तो ये है। अब जब पौधों को ये समझ में नहीं आए कि मौसम कौन सा चल रहा है, तो फिर पौधे जो हैं अपनी पैदावार वो खुद कम कर देते हैं। क्योंकि ये प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति अपने अनुकूल पर्यावरण में ही अपने वंश को आगे बढ़ाती है। तो चाहे ये कहीं पर भी देख लें आप, हम जंगलों में भी देख लें, तो प्रकृति जो है अपने, जहाँ पे उसको अनुकूल पर्यावरण मिलता है, वहीं पे अपने वंश को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। अब यहाँ पे अनुकूल पर्यावरण जो है वो किसी पौधे को नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने वंश को बढ़ाना कम कर दिया। अब उन्होंने अपने वंश को बढ़ाना कम कर दिया, तो हमारे लिए क्या हुआ, इंसानों के लिए क्या हुआ, फसल कम होने लगी। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि हर साल 8 से 10% फसल की उपज कम होती जा रही है, और ये हर एक फसल का है। तो ये अगर हम मिलेट्स भी ले लें, उसमें भी ये गिरावट दिख रही है। तो अगर ये गिरावट इस तरह से चलता रहे, तो एक तरफ तो ठीक है, हमारे पास तो खाद्य असुरक्षा की एक स्थिति आने वाली है, पर उससे भी पहले जो है, किसानों के
उनका जो रोजगार है और उनकी जो आय है, वो क्षमता एकदम एकदम कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। होगा क्या? जब किसान इस तरह से अपनी क्षमता खोते रहेंगे, उनके उनके फसल की पैदावार कम हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे? पलायन करेंगे। मतलब छोटी-सी आसान सी बात है, पलायन करेंगे, शहरों की तरफ जाएँगे, वहाँ पे लेबर का काम करेंगे। जिस भी स्थिति में रह रहे हैं, गंदे बस्तियों में रह रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। क्या करेंगे? पेट तो भरना ही है। और जो पलायन नहीं कर पाएँगे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपने ही गाँव में खत्म हो जाएँगे। अ, पवन जी उत्तराखंड में ही रहते हैं और उत्तराखंड का ही आंकड़ा मैं बता देता हूँ कि आप वहाँ पे 1700 गाँव ऐसे हैं जो पूरे पूरे के पूरे वीरान हो चुके हैं। पूरे वीरान हो चुके हैं, 1700 गाँव, ये सरकारी आंकड़े हैं। और 1000 ऐसे गाँव हैं जिसमें सिर्फ 100 लोग रहते हैं और वो भी सारे बुजुर्ग, क्योंकि जवान तो सारे पलायन कर चुके हैं, तो बुजुर्ग ही रह गए हैं। तो ये स्थिति सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, ये हर एक प्रदेश की है। मैं अलग-अलग जगह पे देख रहा हूँ, अलग-अलग प्रदेशों में जा रहा हूँ, हर जगह पे मुझे यही स्थिति दिखाई दे रही है, पलायन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब इसका अगर हम उपाय नहीं ढूँढे, तो क्या होगा? शहरों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि उनके लिए शहर में भी रहना दुभर हो जाएगा। फिर वो जाएँगे किधर? और गाँव खाली होते जाएँगे। तो हमने सोचा कि चलो एक कुछ ऐसा देखा जाए कि क्या ये गाँव के लोग जो हैं, गाँव में ही रह के अपनी आय जो है उसको कम ना होने दें। भले ही फसल से आय उनकी कम हो रही है, तो क्या दूसरे उपाय हो सकते हैं आय के? और उससे क्या वो कर सकते हैं? तो फिर उस दिशा में थोड़ा टटोलना शुरू किया और फिर हमने ये देखा कि ये तो बाकी सारी संस्थाएँ भी सोच रही हैं कि अलग-अलग तरीके से कैसे उनको आय करने का मौका दें। और उसके लिए संस्थाएँ जो हैं वो उनको तरह-तरह के कलाएँ भी सिखा रही हैं, उनको ट्रेनिंग दे रही हैं, उनको अलग-अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए कह रही हैं और फिर वो प्रोडक्ट की बिक्री भी हो रही है। तो उसको थोड़ा समझना शुरू किया कि हो क्या रहा है। अब ये स्थिति ऐसे समझ में आई कि देखिए जितनी भी संस्थाएँ इस तरह का एक रोज़गार का काम जो है गाँव में करती हैं, वो गाँव में जाके सबसे पहली बात क्या करते हैं? कहते हैं कि देखिए ये ना ये आप लोग ये चीज़ बनाओ, इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, हमें पता है। आप तो बनाओ इसकी बिक्री हमें और बड़े ऊँचे दाम मिलते हैं। ऐसे ही जाके बोलते हैं। अब ये जो गाँव के लोगों को जाके बोल रहे हैं, ये जो संस्थाएँ हैं, ये जो गाँव के लोगों को जाके बोल रहे हैं, ये लोग जो हैं इन्होंने कौन-सा मार्केट देखा हुआ है? कहाँ पे बिक्री होते हुए देखा है? गाँव में तो नहीं, शहर में ही देखा है ना? तो अगर शहर में बिक्री होते हुए देखा है, तो वो शहर में जो बिक्री होती है चीज़ें, वही चीज़ें गाँव वालों से बनवाएँगे और यही हो रहा है। तो वो जा रहे हैं गाँव के लोगों से कह रहे हैं कि देखिए आपको हम ट्रेनिंग देते हैं, आप ये चीज़ बनाइए, हम आपको कच्चा माल देते हैं, आप इस चीज़ को बनाइए। अच्छा आपके पास पैसा नहीं है, चलिए हम आपको पैसा भी देते हैं, लोन देते हैं आपको। ये लीजिए आप इससे शुरू करिए। आप प्रोडक्ट बनाइए, हम बेचेंगे और आपको शहर में इतना पैसा मिलता है इस चीज़ का, हम आपको लाके देंगे। चाहे ये जैविक खेती पे भी हो, बात यही हो रही है ना, जैविक खेती पे भी यही चीज़ें हो रही है कि आप जैविक खेती करिए और बिकना कहाँ पे है? शहर में बिकना है। गाँव में तो जैविक खेती का सामान नहीं बिक सकता क्योंकि बड़ी कीमत। ये जो बड़ी कीमती वाली बात है ना, ये उस तरह से ये सोचते हैं कि शहर के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा दे सकते हैं। तो वो गाँव के लोगों से वही प्रोडक्ट बनवाते हैं। पर अगर आप थोड़ा-सा और उसको टटोलें ना, और ये जितनी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, चाहे आप फैब इंडिया कह लीजिए, चाहे आप प्लगमार्क कह लीजिए, जितनी भी संस्थाएँ हैं, जो गाँव में बनवाती है और शहरों में बिकवाती है। ये शहरों में जिस कीमत पे बिकवाती है, इसका कितना अंश उस गाँव के व्यक्ति को मिलता है? तो ये देखा गया है कि 10 से 15% ही मिलता है। मतलब कोई अगर प्रोडक्ट जो है वो 8,000 का बिक रहा है शहर में, तो उस व्यक्ति ने जिसको उसको बनाया है, गाँव का व्यक्ति, उसको ₹800 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये चीज़ देखा गया है, चाहे वो किसी भी आप ग्रुप की बात कर लें। तो अगर उस व्यक्ति को ₹800 ही मिल रहा है, तो फिर उसको फ़ायदा क्या हुआ उस शहर में बेचने का? तो इतना पैसा जो शहर से आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है? ये जो ₹7,200 है, वो कहाँ जा रहा है? वो क्यों नहीं उस गाँव के व्यक्ति तक पहुँच पाया? तो ₹7,200 जो बीच का है, वो सारा का सारा जो है उस पूरे सप्लाई चेन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या वो शहर में शोरूम खोल रहे हैं, वहाँ पे लोग रख रहे हैं, तो उसमें सब में निकल रहा है। एडवर्टाइज़मेंट में निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हमने सोचा ये गाँव के लोगों को इतना निर्भर क्यों होना पड़ रहा है कि शहर में जो बिकता है उसके ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा देखे ना कि ये माजरा है क्या? तो फिर हमने सोचा कि अच्छा देखो, एक तो ये बात है कि गाँव में हमारे 60% जनता रहती है। तो 60% जनता अगर गाँव में रहती है तो उनकी ज़रूरतें भी तो हैं, वो कौन पूरी कर रहा है? तो जब उस दिशा में देखना शुरू किया तो पता चला, तो आप भी जाते हैं, आप लोग सभी गाँव घूमते हैं। आप गाँव में किसी भी दुकान पे आप जाके देख लीजिए, क्या दिखता है आपको सबसे पहले? बहुत सारे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट सब टंगे रहते हैं। तरह-तरह की चमकीली प्लास्टिक में सारी पैकेज्ड प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। दिखता है ना आपको गाँव में? तो ये चीज़ें कौन बनाती है, जो गाँव में बिक रहा है? ये सभी बड़ी-बड़ी कंपनी बना रही है और वो कंपनी है कहाँ पे? कोई गाँव क्षेत्र में है? सभी शहरी क्षेत्र में। अगर गाँव के लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ फिर गाँव क्यों जाती है बेचने के लिए? पैसा नहीं है ना गाँव के पास तो क्यों जाती है वहाँ पे बेचने के लिए? और आप अगर देखें तो जो रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं, वो रूरल मार्केटिंग अब इस कदर हो गया है कंपनीज़ का, कि वो 37 से 47% उनका टोटल सेल्स का अंश हो गया है। आप सोचिए 47% करीब-करीब 50 हो गया। करीब-करीब 50% जो है गाँव से आ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि गाँव के पास पैसा नहीं है। गाँव के पास पैसा है, तभी तो इन कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो मैं एक छोटा-सा आंकड़ा देता हूँ आपको, ठीक है? वो आंकड़े से आप समझ जाएँगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। गाँव में चिप्स का पैकेट ₹5 का मिलता है, जो शहर में नहीं मिलता, ठीक है? ₹5 का चिप्स का पैकेट, चिप्स कुरकुरे ₹5 के मिलते हैं। हम जब अलग-अलग गाँव में जाके जब लोगों से बातचीत करते हैं, तो औसत जो हमको दिखा है, वो है हर एक घर में रोज़ रोज़ मैं कह रहा हूँ, हर एक घर में रोज़ 5 पैकेट औसत जाते हैं, ₹5 के पैकेट्स। 5 पैकेट ऐसे जाते हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, बड़े ले जा रहे हैं, चाय के साथ जा रहा है, सुबह नाश्ते के साथ जा रहा है, 5 पैकेट जाते हैं। अब अगर 5 पैकेट रोज़ के हैं, तो महीने के 150 पैकेट हो गए, है ना? साल के 1800 पैकेट हो गए। आप अगर किसी को कैलकुलेटर से चेक करना है, कर सकते हैं। साल के 1800 पैकेट हो गए। एक गाँव में औसत जो है 250 घर होते हैं। मैं एक बहुत बड़ा गाँव नहीं ले रहा हूँ। औसत जो है मतलब मिड साइज़ गाँव जो है 250 घर होते हैं। अगर 1800 पैकेट अगर हर साल एक परिवार के पास जा रहा है, तो उसको अगर 250 से आप गुना करेंगे, तो 4.5 लाख चिप्स और कुरकुरे के पैकेट जो हैं, उस गाँव में बिक रहे हैं, 4.5 लाख पैकेट। और एक-एक पैकेट की कीमत अगर ₹5 है, तो ये कुल मिला के चिप्स और कुरकुरे का बाज़ार सिर्फ़ एक गाँव का 22.5 लाख का है। अब आप सोचिए, जिस कंपनी को ये दिखता है कि ये एक ही गाँव 22.5 लाख का है, तो इसमें तो मैं अपना प्रोडक्ट बेच ही सकता हूँ। वो कंपनी क्यों नहीं बेचेगा वहाँ पे जाके? बेचेगा, ज़रूर बेचेगा। और 22.5 लाख जो है एक गाँव खर्चा कर रहा है सिर्फ़ चिप्स पे। तो आप सोचिए उस गाँव की उसकी आर्थिक स्थिति क्या है? तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं, अभी एक वर्कशॉप में अभी गुजरात में करके आया था, तो उसी के आंकड़े मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जब हमने लोगों से पूछा कि आपकी आय कितनी होती है? तो पता चला कि सब कुछ मिला-जुला के मतलब उन्होंने एक एक परिवार की उन्होंने सदस्य जो है 5 सदस्य लिए। एक परिवार के पास औसत ज़मीन 2 एकड़ लिया, 2 फसल कर रहे हैं, ऐसा एक औसत कुछ चला उनका। तो 1 एकड़ से और मतलब एक औसत जो है ₹20,000 कमाई होती है, मतलब लाभ होता है। सारा खर्चा सब कुछ हटाने के बाद ₹20,000 आय होता है। ये अलग-अलग जगह पे भी मैंने देखा। अगर 1 एकड़ से 20,000 है, तो 2 एकड़ से 40,000 है। 1 फसल से 40,000 है, तो 2 फसल से 80,000 है। फिर उसके अंदर उन्होंने और भी जोड़ा अपने बाकी आय के स्रोत कि हम माइग्रेशन भी होता है थोड़ा बहुत, हम काम करने जाते हैं दूसरों की ज़मीन पे। कभी-कभी शहर भी जाते हैं, तो उससे कुछ कमाएँ, कुछ सरकारी जो है स्कीम से कमाई हो रही है। अलग-अलग तरीके से उन्होंने सारी कमाई, पशुपालन से कमाई हो रही है, दूध बेच के, गुजरात में दूध बेच के। तो कुल मिला के उनका 1,40,000 उनका उनकी आय निकली, सालाना आय, एक 5 सदस्य का परिवार। जब हमने उनसे खर्चे के बारे में पूछा,
तो उन्होंने कहा कि सर क्या खर्चा क्या बताया, कभी गिनती तो की नहीं, पर 10-12 हज़ार में हो जाता होगा। मैंने कहा हो जाता होगा तो थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो चिप्स का पैकेट ही निकल आया ₹900 का महीने का। और उसके बाद फिर हमने कहा कि आपके पास मोबाइल फ़ोन तो है, तो 2 मोबाइल फ़ोन हर एक घर में है, ₹800 उसका रिचार्ज आ गया। हमने पूछा पेट्रोल का खर्च होता है, तो वो करीब 1500 आ गया। फिर हमने पूछा कि आपके यहाँ हर हर घर में कुछ न कुछ नशा तो है ही है, एक आध घर छोड़ देते हैं, कुछ हर घर में कुछ न कुछ नशा है, कितना खर्चा होता है? तो उन्होंने कहा करीब 2000 हो जाता है। ये सब मिला लिया तो देखा गया ₹7200 सिर्फ़ ये 4 चीज़ों पे ही खर्च हो रहा है। ₹7200 जब इन 4 चीज़ों पे खर्च हो रहा है, तो मैंने उससे पूछा, बाकी 5000 में आपका घर चल जाता है महीने का? तो उन्होंने कहा, "नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा होता है।" "कितना होता है?" "20,000 होता है।" मैंने कहा, "अच्छा चलो 20,000 लेते हैं, तो साल में कितना हुआ?" तो 2,40,000। मैंने पूछा, "आपने कमाया कितना था?" 1,40,000। ये 2,40,000 कहाँ से खर्चा कर दिया? तो वो भी थोड़े सकपक आ गए कि उनको समझ में नहीं आया। देखिए, पैसा अगर गाँव में आ नहीं रहा है, तो खर्चा भी कहाँ से हो रहा है? आ तो रहा है ना कहीं न कहीं से। अब गाँव के लोग हर तरह से अपनी आय को नहीं गिनते हैं, तो सही बात है, आय को नहीं गिनते क्योंकि एकमुश्त आय नहीं उनको सिर्फ़ फसल में ही मिलती है। तो महीने-महीने का तो उस तरह से गिन नहीं पाते, साल का भी पूरा गिन नहीं पाते। तो 2,40,000 मतलब हर एक घर की क्षमता है खर्च करने की, और कर रही है, अभी कर रही है, हर साल। यही अगर आप 250 घर से गुना कर लें औसत, तो उस गाँव का कुल खर्च सालाना जो है 6 करोड़ निकलता है। अब आप सोचिए, एक 250 घर का गाँव गाँव जो 6 करोड़ रुपया सालाना खर्च कर रहा है। क्या वो गाँव गरीब है? गरीब नहीं है ना, पर उसका पैसा दिख नहीं रहा, उसको रुक नहीं रहा। तो फिर हमने पूछा, उन्होंने कहा कि सर ये 6 करोड़ हो तो रहा है, पर ये जा कहाँ रहा है? मैंने कहा चलो देखते हैं कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने पूरी लिस्टिंग की। उन्होंने अलग-अलग चीज़ों की कि वो क्या-क्या खरीदते हैं, ये दुकानों से जो मैं कह रहा हूँ चिप्स के पैकेट और तरह-तरह की चीज़ें। सुबह टूथब्रश से लेके, टूथपेस्ट से लेके सब कुछ। अम फेस्टिवल में या कभी उनके यहाँ कुछ शादी-ब्याह होता है तो उसमें भी सारे खर्च उन्होंने लिए और सारी चीज़ें उन्होंने गिनती की, करीब 250 उनके आइटम्स निकले। तो मैंने कहा देखा आपको 6 करोड़ जा किधर रहा है? ये 250 चीज़ें जो हैं, ये अगर 1 घंटा और बैठते तो शायद 350 हो जाए, 400 हो जाता। इतनी सारी चीज़ों में आपका ये पैसा निकल रहा है और जा किधर रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं, वो तो शहर में बन रहे हैं ना कंपनी के। तो आपका सारा पैसा तो शहर में ही तो जा रहा है, आपके पास रुक ही नहीं रहा। तो उनको वो समझ में आया कि हाँ सर, ये तो सही बात है कि ये सारा का सारा पैसा तो निकल रहा है, क्या कर सकते हैं? तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें से ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये एक भी चीज़ें आप लोग बना नहीं सकते? चिप्स बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना? पहले भी बनता था। तो ज़रा देखिए कि क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हैं। तो जब उन्होंने उस लिस्ट में से 250 की लिस्ट में से निकाला तो 73 चीज़ें ऐसी थी जो वो बना सकते थे। अब मैंने उनसे पूछा कि इन 73 चीज़ों के लिए अब देखिए इसमें से कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं, उसका कच्चा माल आपके गाँव में उपलब्ध है, या तो प्राकृतिक रूप से या फिर आप उसको उगाते हैं। तो करीब-करीब उनका कुछ शायद 30-35 चीज़ें ऐसे निकल के आई जो जिसका कच्चा माल गाँव में उपलब्ध है। तो मैंने कहा कि देखो, आपके पास कला तो है ना इस चीज़ को बनाने का, कोई ट्रेनिंग की तो ज़रूरत नहीं। कहते नहीं सर, ये तो हमको बहुत अच्छा बनाना आता है। तो मैंने कहा आपके पास कला है, आपके पास कच्चा माल भी है गाँव में, पैसा 6 करोड़ है आपके पास, तो आप कह तो नहीं सकते हो कि आप गरीब हो। और बिक कहाँ रहा है? बहुत दूर जाना पड़ रहा है क्या? कहाँ बिक रहा है? कौन खरीद रहा है? तो उन्होंने कहा सर गाँव खरीद रहा है। मैंने कहा बाज़ार कौन-सा हुआ फिर? आप कौन-सा शहर का बाज़ार देख रहे थे जो आपको 20 लाख का एक प्रोडक्ट पे आपको फ़ायदा देता, या फिर 6 करोड़ का आपको बाज़ार देता? आप तो खुद ही उस बाज़ार के ऊपर बैठे हो, आपने कभी देखा ही नहीं। तो कला भी आपकी, कच्चा माल भी आपके आस-पास उपलब्ध है। पैसा भी आपके पास है और बाज़ार भी आपके पास है। तो क्यों ये बाहर के और शहरों के बाज़ार के लिए चीज़ें बनाते हैं? क्यों उनके ऊपर निर्भर होते हैं? तो लोगों को फिर समझ में आता है कि हाँ, ये तो सब कुछ हमारे पास है। हमें तो अब तक सब लोग ये कहते थे कि आपको ना कुछ आता है बनाना, ना आपके पास कच्चा माल है, ना आपके पास पैसा है। हमें तो सब यही कहते थे, पर ये तो सब कुछ है हमारे पास।
तो सर बताइए कैसे करना है? तो फिर उनके साथ फिर पूरा काम शुरू करते हैं और कैसे एक छोटे से एक व्यापार को कैसे प्लान करना चाहिए, वो उनके साथ बैठ के करते हैं। और आखिरी में जब वो जाते हैं सब कुछ सीख के, तो उनके पास अपना-अपना एक बिज़नेस प्लान साथ में लेके जाते हैं और वो अपना काम भी शुरू करते हैं। तो ये इस तरह का एक प्रयोग हमने सबसे पहले जब 18-19 में जब हमने ये नया सोचा और सोचने के बाद फिर हम उसको हम टेस्ट करने के लिए, पायलट करने के लिए एक वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में एक बांकुरा जिला है। बांकुरा जिला को आप लोग पहचान सकते हैं, वो जहाँ पे टेराकोटा के घोड़े बनते हैं, वो उसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो बांकुरा जिला में एक बहुत ही वन ग्राम जो माओइस्ट अफेक्टेड, मतलब नक्सलाइट अफेक्टेड है। तो वो गाँव ऐसा था कि एक तो वन ग्राम होने की वजह से उसकी सीमा जो है वो एकदम लिमिटेड थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक-एक परिवार के पास ज़मीन कम होती गई और एकदम सूखा क्षेत्र है, मतलब पूरे 141 घर का गाँव जो है, उसमें सिर्फ एक ट्यूबवेल था, जो चालू था। पानी की बहुत एकदम कमी थी वहाँ पे, छोटे-छोटे पोखर के जो पानी है वो सूख जाते थे और चूँकि वो नक्सलाइट अफेक्टेड या माओइस्ट अफेक्टेड थी, तो ना सरकार कुछ उनके लिए करती थी और ना माओइस्ट कुछ करते थे, तो पूरा का पूरा गाँव जो है पलायन करता था। मतलब वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि रोज़ सुबह 2 ट्रक आके खड़े होते थे और यहाँ पे गाँव के लोग जो हैं युवा, बुज़ुर्ग, महिलाएँ, पुरुष सब जो है लाइन कर लगा के खड़े होते थे। कौन ट्रक में पहले चढ़ेगा? ताकि वो लेबर के लिए उनको ले जाया जाए और उस दिन की उनका रोज़ी मिल जाए। ये हालत थी वहाँ पे, मतलब रोज़ सुबह-सुबह वो लोग अपना लाइन लगा देते थे और 2 ट्रक्स आके उनको लेके जाते थे। तो वहाँ पे जब हमने कहा कि चलो इस ऐसे कठिन क्षेत्र में काम को करके देखते हैं कि क्या ये सफल होगा? और जब हमने इस चीज़ को किया, जब प्रयोग हमने शुरू किया, तो काफ़ी अच्छा वहाँ के युवा जो है बहुत उत्साहित हो गए कि ये तो हमारे गाँव में अच्छी कमाई हो रही है, गाँव और आस-पास से अच्छी कमाई हो रही है। हमको पलायन इतना मतलब वहाँ भी जितनी कमाई हो रही थी, यहाँ भी हो रही है, तो करके देखते हैं। ऐसे उत्साह बढ़ा। उत्साह बढ़ते-बढ़ते काम शुरू हुआ। फिर हमने अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रयोग करते हैं तो गाँव के ही लोगों को उसमें जोड़ते हैं। हम अलग से बाहर से किसी को नौकरी पे नहीं रखते। गाँव के लोगों को ही नौकरी पे रख के उन्हीं से हम लोग प्रयोग करवाते हैं। तो जब उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, उनको बड़ा उत्साह दिखा, तो हमने कहा चलो ठीक है, अब आप लोग करो, अब हम लोग वापस जाते हैं, हम वापस आके देखेंगे कुछ समय बाद। तो फिर बीच-बीच में फ़ोन पे बात होती रही, पर फिर हम 1 साल बाद गए। जब हम 1 साल बाद वहाँ पे पहुँचे, तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक भी पलायन नहीं हुआ। सारे पलायन युवाओं के सारे पलायन जो है वो धीरे-धीरे रुकने लगे और रुक गए थे। पलायन युवाओं का रुक गया था। बुजुर्गों का अभी भी चल रहा था थोड़ा बहुत, पर युवाओं का सबका रुक गया। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो कभी इतना सोचा भी नहीं था। शायद होगा, नया-नया बुखार होगा, चलो 1 साल बाद और आके देखते हैं। तो फिर हम 1 साल बाद फिर गए, मतलब अब 2 साल का समय हो गया था। तो 1 साल बाद गए तो एक लड़का जिसको पटवारी की नौकरी मिली थी 5 सालों पंचायत में, वो सिर्फ़ उस गाँव से निकला था, बाकी पूरे के पूरे युवा जो थे सब अच्छे तरीके से वो जम गए थे वहाँ पे और पलायन नहीं हो रहा था। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा निकला ये प्रयोग, चलो अब इसको दुनिया को देते हैं, सबको दे देते हैं। और उस वक़्त कोविड आ गया, 2020 में कोविड आ गया, तो सब कुछ रुक गया। अब क्या करें? अब कोविड के दौरान खाली दिमाग तो शैतान का होता ही है ना, वो चुपचाप तो बैठ नहीं सकता। तो कोविड के दौरान मैंने क्या किया, इसको एक ये समझ में आया कि ये बाकी संस्थाओं को अगर हम देखें तो इसमें एक पूरा सोच बदलने वाली बात है। मतलब गाँव के लोगों को संस्थाओं की भी सोच बदलने वाली बात है। तो सोच बदलने वाली बात जो है, ऐसे ही छोड़ देने से नहीं होता है, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट देना पड़ता है, थोड़ा-सा हाथ पकड़ के आगे तक लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसको पूरा जो है, इस पूरे प्रयोग को एक एक वर्कशॉप के उसमें मैंने उसको ढाला कि कैसे हम गाँव के लोगों के साथ सीधे वर्कशॉप कर सकते हैं, ताकि उनकी सोच को बदलने में सुविधा हो। तो उसका पूरा का पूरा एक रूपरेखा बनाई, उसके सारे मॉड्यूल्स बनाए, सब कुछ बनाया। काफ़ी रिसर्च उस पे भी किया और फिर जब कोविड थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ, तो फिर हम अ, गुजरात में 2 जगह पे, एक वो खंबात की खाड़ी है, जहाँ पे बहुत सारे ओबीसी और एससीज़ बहुत हैं वहाँ पे।
तो वहाँ पे एक गाँव चुना और एक गुजरात में ही एक फॉरेस्ट विलेज है जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। सारे एसटीज़ हैं, डेडियापाड़ा करके एक जगह। तो इस 2 जगह पे हमने वर्कशॉप को पहले पायलट किया, कि वर्कशॉप को करके देखें कि सोच बदल भी रहा है कि नहीं बदल रहा है। हम एकदम पूरे मास्टर हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, वहाँ पे भी जाके समझ में आएगा। तो वो जब पायलट किया वर्कशॉप को, तो तब ये कुछ चीज़ें समझ में आई। एक तो था कि पहले हम इसको 2 दिन का करते थे, फिर समझ में आया कि 2 दिन में नहीं होगा तो 3 दिन का करना पड़ेगा। तो 3 दिन का उसको किया। फिर हमने ये देखा कि उसका थोड़ा-सा एक कहीं पे भी वर्कशॉप करेंगे तो पहले थोड़ा-सा उस गाँव की थोड़ी समझ बनानी ज़रूरी है, ताकि लोगों को जो है सही उदाहरण दे सकें, उनके गाँव के ही अनुरूप उदाहरण दे सकें। तो एक एक फील्ड विज़िट भी होना ज़रूरी है, तो फिर एक फील्ड विज़िट भी साथ में जोड़ा। इस तरह से कुल मिला के ये 3 दिन का वर्कशॉप और उसके पहले 1 दिन का फील्ड विज़िट, ऐसे ही बना। जब वो वर्कशॉप पूरा तैयार हो गया, तो फिर हमने इसको संस्थाओं को दे दिया कि अब आप लोग इस वर्कशॉप को अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने लोगों के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ करिए। हम आके उस वर्कशॉप को कंडक्ट कर देंगे। और जब तक आपके लोग जो हैं, आपकी संस्था के लोग अम, इस वर्कशॉप को करने में इतने माहिर नहीं हो जाते, तब तक हम कर देंगे। जिस दिन आपको लगता है कि आपके संस्था के लोग जो हैं माहिर हो गए हैं इसको खुद करने के लिए, तो फिर हम इनको एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो कहते हैं कि एक ट्रेनिंग कैसे देना है या वर्कशॉप कैसे कंडक्ट करना है, उसकी एक छोटी-सी ट्रेनिंग देके फिर हम उनको अपने पैर पे हम उनको छोड़ सकते हैं कि ठीक है, अब आप अपना वर्कशॉप करिए। तो इसी पद्धति से हमने ऑफ़र करना शुरू किया एनजीओज़ को, संस्थाओं को, और उसमें बड़ा सिंपल रखा। मतलब हमारे वर्कशॉप में ऐसा होता है कि गाँव के लोग आते हैं, तो हमने कहा कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं, कोई वो प्रोजेक्टर नहीं, कोई वो सब नहीं है। सीधे दरी पे बैठेंगे, चार्ट शीट लेके बैठेंगे और 2 बड़े व्हाइट बोर्ड हो जाएँ, बस उसके ऊपर हम लोग ताकि चीज़ें बना सकें, सब लोग एक साथ देख सकें। तो बस इतनी सी सिंपल रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। अब गाँव के लोग जो हैं 3 दिन वो गाँव से आएँ और फिर वापस अपने गाँव में जाएँ। वैसी अगर संस्था करना चाहती है या फिर गाँव के लोगों को वहाँ पे रोक के मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी जो हैं, उनको वहाँ पे रोक के और 3 दिन उनके साथ कार्यक्रम हो, तो वो संस्था के आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो हो गया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करने का। और हमने कहा आपको हमारे पीछे भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हमारे 2 लोग हम लोग आएँगे, आने-जाने का आप रेल भाड़ा या फ्लाइट जो भी है, बस स्लीपर क्लास से मत ले जाइएगा, थोड़ी-सी उम्र हो गई है तो अब कम से कम थर्ड एसी में तो ले ही जाइए। मैं भोपाल में रहता हूँ तो देश के बीच में ही रहता हूँ, तो कहीं पर मेरे लिए ट्रेन से भी जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संस्था के आर्थिक स्थिति के अनुसार आप जैसे ले जाना चाहे ले जाएँ। रेलगाड़ी से ले जाएँ, हवा से ले जाएँ, जैसे भी ले जाएँ। वहाँ पे हमारे रहने, खाने-पीने का आप ही बंदोबस्त कर लें, आप अपने घर पे ठहरा लें, घर का खाना खिला दें, हम बहुत खुश हो जाएँगे। और फिर वर्कशॉप के लिए जो भी आपके संस्था की आर्थिक स्थिति के हिसाब से जितनी भी मतलब जितना भी सबसे अच्छा बन सकता है, आप वो दे दीजिए, हम दोनों हाथों से स्वीकार कर लेंगे। हमें उसमें कोई वो नहीं है कि हमें इतना कम से कम मिलना चाहिए या इससे कम में तो हम आएँगे नहीं, ये सब कोई नखरे नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप दे दीजिए। तो उद्देश्य ये था कि हम अ, हर संस्था जो जिसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है या बहुत अच्छी नहीं है या बहुत संभ्रांत भी है, हर उस संस्था तक हम पहुँच सकें। उद्देश्य था कि गाँव के लोगों तक पहुँच सकें। कितने गाँव तक हम पहुँच सकते हैं ताकि ये चीज़ जो है गाँव के लोगों को अगर हम जल्दी पहुँचा सकें तो ये जो पूरे पर्यावरण के दुष्प्रभाव से जो इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, इससे वो बच सकें। जितने जितनी ज़िंदगी हम बचा सकें। तो वैसे करना शुरू किया। पिछले 2 साल से इस वर्कशॉप को मैं लगातार कर रहा हूँ। अब बहुत पीक गर्मी में या बारिश में संभव नहीं हो पाता है गाँव के लोगों के लिए भी आना और ट्रैवल करना भी। तो वो कुछ महीने हम 1 2-3 महीने छोड़ देते हैं, तो बाकी जितना भी समय है उसमें 2 साल में मैंने करीब 30 वर्कशॉप किए, अलग-अलग गाँव में जाके। गाँव की गिनती नहीं है मेरे पास कि कितने गाँव तक भी पहुँचे हैं लोग। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग जो हैं, गाँव के लोग अपने पैर पे खड़े हो पा रहे हैं, अपना रोज़गार खुद तय कर पा रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे तरीके से मतलब काफ़ी की जगह पे तो पलायन कम होना दिखना शुरू हो गया है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि पलायन रुक गया है, पर जैसे पुरुष जो है वो ज़्यादा पलायन करते हैं महिलाओं से। और जब महिलाएँ इस तरह का काम शुरू कर रही हैं और उनके हाथ में गाँव से ही पैसा आ रहा है, तो पुरुष जो हैं वो अब जब पलायन से लौटते हैं तो वो बहुत कम समय के लिए रुकते थे गाँव में, अब चले जाते थे जल्दी वापस से, क्योंकि उनको कमाना रहता था। अब वो पुरुष जो है लंबे समय तक रुकने लगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ एक आशा दिख रही है, चलो अभी नहीं जाते, अगले सीज़न में चले जाएँगे। तो उस तरह से पुरुष रुकने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर पलायन जो है धीरे-धीरे कम होना दिखना शुरू हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो इसी तरह से हम पूरे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और चाहे वो छोटा गाँव हो, बड़ा गाँव हो, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। हम हर गाँव तक पहुँचना चाहते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है ताकि किसी के ऊपर निर्भर ना किसी सरकार के ऊपर निर्भर हो और ना ही किसी संस्था के ऊपर निर्भर हो। मतलब आप मानेंगे नहीं, जितनी भी जगह पे वर्कशॉप किया है जहाँ पे गाँव में लोगों ने काम शुरू कर दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने संस्था से 1 पैसा नहीं माँगा, 1 पैसा नहीं माँगा और ना ही उनसे बाज़ार माँगा है। वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी तरह से अच्छी तरह से मजबूत हो गए हैं। संस्था को हम कहते हैं कि आप उनके साथ खड़े रहना। कहीं पर भी वो अगर गिरते हैं या फिर इधर-उधर होते हैं तो उनको सँभालना है आपको। उनको मजबूती देना है अपने ज्ञान से, अपने अपने एक्सपीरियंस से उनको सँभालना है। पर उनको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाना है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो इसी तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। कुछ-कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसमें दिखने में आई। देखिए, एक होता है कि अ, गाँव में लोग जो हैं जो फ़सल उगाते हैं, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का फ़सल उगाते हैं, कोई भी बुरा क्वालिटी का फ़सल नहीं उगाते, है ना? अच्छी क्वालिटी का फ़सल उगाते हैं। अब क्या होता है, वो अच्छी क्वालिटी का फ़सल जो है वो बड़े-बड़े व्यापारी आके खरीद के ले जाते हैं। वो व्यापारी फिर उसको लेके कंपनी वालों को बेच देते हैं। कंपनी वाले जो हैं, वहाँ पे उसकी ग्रेडिंग होती है। किसी भी चीज़ की, आप धान की ले लीजिए, गेहूँ की ले लीजिए, ग्रेडिंग होती है। उस ग्रेडिंग में सबसे अच्छा माल जो है, सबसे अच्छा क्वालिटी का जो है, वो विदेश चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। जो दूसरा नंबर क्वालिटी होता है, वो हमारे बड़े-बड़े अंबानी, अडानी और जितने भी नेता हैं, इन सब के घर पे पहुँचता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जो तीसरे क्वालिटी का होता है, वो शहरों में जो थोड़े संभ्रांत परिवार हैं, वो खरीदते हैं, उनके पास जाता है। जो चौथा क्वालिटी है, वो आम जनता में बढ़ता है, आम जनता खरीदती है उसको। और जो आखिरी क्वालिटी है, जो बिकता नहीं है, वो कहाँ जाता है? वो राशन में जाता है। और इस राशन के ऊपर कौन सबसे ज़्यादा निर्भर होता है? वही गाँव का व्यक्ति, जिसने सबसे अच्छा फसल पैदा किया और अपने परिवार को खिलाता क्या है? सबसे घटिया फसल। ये हमारे देश की एक मतलब हमारे देश दुनिया में सिर्फ़ एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ पे एक किसान का परिवार कुपोषित है और ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। हम बाकी सारे धर्म की राजनीति और ये सारी चीज़ें छोड़ दें। अगर हमारे देश में किसान कुपोषित है, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं। और ये कुपोषण का कारण यही है कि गाँव के व्यक्ति जो है अपनी फसल नहीं खाते हैं। जो राशन के में जो आता है, सरकारी राशन में जो आता है, जो सबसे घटिया होते हैं वही खिलाते हैं। और अपना फसल पूरा बेच के, जो अच्छा फसल है उसको पूरा बेच के जो पैसा आता है, वो पैसे का भी काफ़ी बड़ा अंश नशे में चला जाता है। तो अपने परिवार तक पोषण पहुँचेगा कैसे? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए अ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, पैकेज प्रोडक्ट बनते हैं जो खाने-पीने के होते हैं। अब चिप्स, कुरकुरे कुछ भी ले लीजिए आप, जितनी भी तली हुई चीज़ें। इसमें कभी आपने देखा है कि तेल कौन-सा इस्तेमाल होता है? सबसे गंदा, सस्ता तेल पाम ऑयल तेल इस्तेमाल होता है। तो ये तेल जिसमें तला हुआ चीज़ कौन खा रहा है? वो गाँव के बच्चे खा रहे हैं। मतलब जिनकी माताएँ जो हैं वो बच्चे को एक चोट लग जाए कहीं पे तो उनकी आँखों से आँसू निकल जाए। वो अपने बच्चे को ये ज़हर जो है रोज़ खिला रहे हैं। तो ये कुपोषण नहीं होगा तो क्या होगा इससे? तो मैं गाँव के लोगों से ये पूछता हूँ कि आप लोग अभाव की वज़ह से कुपोषित हैं या आदत की वज़ह से? अभाव की वज़ह से गरीब हैं या आदत की वज़ह से? तो उनको समझ में आता है कि हम तो आदत की वज़ह से गरीब हैं। अब यही चीज़ जब गाँव में
वो अपना बनाना शुरू करते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ, "आप किस चीज़ में बना रहे हो? आप क्या पामोलिन तेल में तल रहे हो?" तो वो कहते हैं, "सर, हम पामोलिन तेल में तलेंगे ना तो गाँव के लोग हमें मार डालेंगे। हम तो अपने सिंगदाने का तेल या फिर सरसों का तेल, जो जिस क्षेत्र का होता है, जो उगाते हैं, हम तो अपने ही तेल में तलते हैं और आप मानेंगे नहीं, मैं खुद खा के देखा हूँ वो चीज़ें, उसका स्वाद इतना बढ़िया है। उड़ीसा में एक आपको बताऊँ, मयूरभंज ब्लॉक में एक कुसमी ब्लॉक करके है, वहाँ पे कुमरासोल गाँव, बड़ा बड़ा अनोखा हुआ वहाँ पे। वहाँ पे वो जो धान उगाते हैं, अब सोचिए आप धान खुद उगाते हैं, मुरमुरा खरीद के खाते हैं, कितनी शर्म की बात। तो उन्होंने कहा, "सर, हमको तो मुरमुरा बनाना आता है, तो हम अपने धान का मुरमुरा बनाते हैं।" जब उन्होंने अपने धान का मुरमुरा बनाया तो उसका स्वाद जो है, एकदम एकदम अनोखा था, एकदम अनोखा था। तो उन्होंने क्या किया कि गाँव के कुछ लोगों को मतलब जो शहर में भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, गाँव में भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जिनकी बातें सब सुनते हैं, उनको बुलाया उन्होंने एक जगह किया। उनकी आँखों पे पट्टी बाँध दी और 2 कटोरे मुरमुरा दे दिया। एक जो खरीदा हुआ था, दूसरा उनका जो खुद का बनाया हुआ था। और उससे पूछा, "आप चख के बताओ कौन-सा अच्छा है?" तो ज़ाहिर है कि जो उनका बनाया हुआ था वो सबसे अच्छा था। तो फिर जब आँखों की पट्टी खोली तो उनसे पूछा, "ये कौन-सा मुरमुरा है?" कहते, "ये हम लोग बनाए हैं।" "क्या बात है! हम तो यही मुरमुरा लेंगे।" अब आज की तारीख में ये कुछ महीने ही हुए हैं शायद, कुछ अभी 4 महीने हुए होंगे शायद, मतलब इस मुरमुरे की कहानी की मैं बता रहा हूँ। 4 महीने हुए हैं, उस गाँव में बाहर का मुरमुरा, पैकेज्ड मुरमुरा आना बंद हो गया है और इन्हीं का मुरमुरा बिक रहा है और ये मतलब इनका इतना बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मुरमुरा बहुत ज़्यादा खाते हैं। और वहाँ की जो दुकानें हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि भई हमें दे दो, हम दुकान पे रख लेंगे। तो देखिए, आप देखिए ना पोषण, अपने धान का सबसे अच्छी क्वालिटी धान का मुरमुरा, उससे पोषण और ये जो है, ये घटिया चावल के मुरमुरे से पोषण जो है, कितना अंतर होता है इसमें। तो कुपोषण का भी तो इसमें हल निकलता है ना कि अगर अपने गाँव की फसल का अपने ही उपयोग में कर रहे हैं, तो उसमें तो पूरा पोषण मिल ही जा रहा होगा। और ऐसा नहीं कि अपना धान जो है वो मुफ्त में ले रहे हैं, धान किसान से खरीद रहे हैं। जो भाव उसको शहर में जो भाव उसको वो व्यापारियों को देने में जिस भाव में देता है, उसी भाव में वो किसान से खरीद रहे हैं। तो किसान का भी कहीं पर कम नहीं हो रहा है। उसकी आय उतनी हो रही है जितना वो व्यापारी से मिलता है उसको। पर किसान को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है उतना धान बेचने के लिए। ठीक है, उसके पास धान और ज़्यादा है, जाना तो पड़ेगा ही उसको, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये धीरे-धीरे एक प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, तो गाँव की फसल जो है गाँव में रुक जाता है और उसका उपयोग उन्हीं के लोगों में होता है, तो कुपोषण तो अपने आप दूर हो जाएगा। तो किसान कैसे कुपोषित हो सकता है जब वो खुद उगा रहा है? तो ये एक चीज़ निकल के आई, बहुत अच्छा, मतलब स्वास्थ्य की तरफ से बहुत अच्छा निकल गया। दूसरा एक मैं आपको बताता हूँ, ये हम जो पर्यावरण की बदलाव की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इसमें एक शब्द आता है कार्बन फुटप्रिंट। मतलब कितना हम धुआँ हम हवा में निकाल रहे हैं, कितना हम तेल जला रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, कार्बन फुटप्रिंट के। अमृतसर में बना हुआ एक चिप्स का पैकेट जब तमिलनाडु में जाके बिकता है, वो कितना लंबा सफ़र तय करता है। इतना लंबा सफ़र का वो जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो तो एक बार में यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे वहीं पे आलू, वहीं पे चिप्स, तो कार्बन फुटप्रिंट तो ज़रूरत हुई नहीं कहीं पे। वहीं पे आलू, वहीं पे चिप्स, वहीं पे रोज़गार और वहीं का पोषण। तो ये पूरा का पूरा जो क्लाइमेट चेंज में एक, जो हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरे इस दुष्प्रभाव में। तो उसको तो कितने हद तक उसको रोक दिया। तो वो दुष्प्रभाव भी रुक गया और सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक पॉल्यूशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि हम, जब गाँव के लोग कहते हैं, "सर, हम लोग कैसे इसको देंगे लोगों को? प्लास्टिक भी तो पैकेजिंग करना ही पड़ेगा।" तो मैं उनसे एक साधारण सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ, "आप बताओ, एक बच्चा चिप्स का पैकेट खरीदता है, क्या करता है उसके बाद? सीधे उसको फाड़ता है, मुँह में डालता है। 30 सेकंड से 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता है बच्चे को। प्लास्टिक कहाँ जाता है? रास्ते पे फेंक जाता है, वही तुम्हारी ज़मीन में गड़ जाता है और फिर वो तुम्हारे ज़मीन में पानी रिसना कम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दुष्प्रभाव बढ़ गया। इतना सा ही तो समय है ना उस प्लास्टिक का।
बाकी तो सारा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरिंग में लगा ना। तो अगर इतना सा समय है, उस बच्चे को सिर्फ वो प्लास्टिक का पैकेट फाड़ के चिप्स को मुंह में डालना है, तो आप तो उसको गरम गरम तल के कागज के पैकेट में दे दो ना, उसको लगना तो उतना 30 सेकंड और 1 मिनट ही है ना। उसको तो गरम गरम अच्छा खासा मिलेगा, उसको फ्रेश मिलेगा। क्यों प्लास्टिक चाहिए आपको? तुमको समझ में आता है कि हाँ, ये पैकेजिंग का तो समय तो इतना ही सिर्फ लग रहा है उसको, तो प्लास्टिक पैकेजिंग बंद हो गया। तो देखिए कितने सारे एक साथ इफेक्ट हुआ कि एक तो गांव का गांव की उपज गांव में ही खपत हो रही है, उससे उनका न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, उनकी पौष्टिकता बढ़ रही है। गांव में लोगों का रोजगार बढ़ रहा है क्योंकि गांव का ही बाजार उनको मिल गया है। फिर प्रदूषण आपका बिल्कुल एकदम कम होता है, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, प्लास्टिक पोल्यूशन जीरो हो जाता है। और ये सारी चीजें, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि गांव में वो जो आर्थिक उनकी स्थिति थी, उस 6 करोड़ में से अगर वो 1 या 2 करोड़ भी अगर गांव में रोक लेते हैं, तो सोचिए कितने सारे लोगों का रोजगार उस गांव में शुरू हो जाता है। अगर 73 आइटम में से 35 आइटम भी वो बनाते हैं, जिससे 2 करोड़ भी उस गांव में अगर रुक जाता है, जो उन्हीं का पैसा है, तो गांव की आर्थिक स्थिति क्या होगी और कितने सारे लोगों का रोजगार होगा। तो हम लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि देखो सब कुछ है आपके पास, हम आपको कुछ अतिरिक्त देने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे निकालने आए हैं। जो आपके पास है वही आपने आपने हमको बताया, हमने वही लिखा। और अब देखिए, अब क्या नहीं कर सकते आप, तो पूरे एकदम चार्ज अप होके जाते हैं और बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो इस जी प्रदीप जी, जी प्रदीप जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, नहीं नहीं, लेकिन बस मैं इसके मेरी बात खत्म हो गई है। ओके जी, मैंने सही टाइम पर बिल्कुल इंटरवीन बिल्कुल। किया है। हाँ हाँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने बहुत ही सरल तरीके से ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिसको कि सुन करके हमारे सदन के बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनके मन में कुछ नई चीज़, कुछ प्रश्न भी निकल के आ रहे होंगे, कुछ विचार भी निकल के आ रहे होंगे। तो मैं अब इस सदन के सदस्यों से ही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर किसी की कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई सुझाव है, आपने इस आज के हमारे सेशन से क्या सीखा, इसके बारे में कृपया हैंड रेज़ करें और अपनी बात को कहें। और अगर आपको लगता है कि कुछ कर सकते हैं, तो उसको आप निश्चित रूप से मैं डॉक्टर किशोर दुबे महाराष्ट्र से हैं, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, आप अपनी बात कहें। डॉक्टर दुबे। धन्यवाद पवन सर। आज के अतिथि जी ने जो इनोवेटिव तरीके बताए और जो चर्चा की, वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। लेकिन उन तबकों के लिए जो शहरों से 25, 30 या 40 किलोमीटर के दूर है, शहरों के 25-50 किलोमीटर के पेरीफेरी में जो है, वहां पे ऐसे कई प्रयोग किए गए हैं। महाराष्ट्र से हूँ और उसमें भी वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और वो भी सेवाग्राम से के नजदीक से हूँ। ऐसे सारे प्रयोग हमारे यहाँ पे सेवाग्राम में और सेवाग्राम के परिसर में करीबन 25 साल से कई संस्थाओं ने की है कि वहीं पे कच्चा माल लिया जाए, छोटी छोटी मशीनें दी जाए, वहां पे वड़ी बनाई जाए या चिप्स बनाई जाए। और इतना ही नहीं तो फिर वो उनकी बेचने की समस्या थी, तो बेचने की समस्या के लिए वर्धा में एक परमानेंट ग्रामीण का एक बाजार भी लगाया गया है कि जहाँ पे सिर्फ देहाती लोग जो है वो अपने चिप्स है, वड़ी है, सेवई है, जो भी देहातों में बनता है, ऐसी बेचने की व्यवस्था भी 4-5 सालों से परमानेंट रूप से साल भर रहती है। इतना ही नहीं, वहां पे एग्जीबिशन भी होते हैं, साल में 2-3 बार अलग अलग जगह पे, वहां पे होता है, नागपुर में होता है। सबका निचोड़ यही है सर कि निचोड़ ये है कि उनका माल बेचा नहीं जाता है। गांव के गांव में रोजगार वाली जो बात है, तो गांव में ऐसे एक आध आदमी बनता है, घर के घर में सब महिलाएं बनाती थी। हमने बचपन में देखा है, हमारे घर में भी बनता था, अभी भी बनता है। तो वो जो एक परकोलेशन होना चाहिए था, उसमें दो तीन प्रकार की डिफिकल्टीज है जिसके बारे में हम सबको सोचना है। एक तो उन दिनों में महिलाएं घर के बच्चों को पढ़ाना वगैरह का जो काम था वो नहीं के बराबर था।
अभी तो पहली से या KG1 से जो देहातों के भी बच्चे जा रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए महिलाओं को समय देना पड़ता है। मैं उस गांव का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे मेरे गांव का एक 800-900 ही पॉपुलेशन है, और वहां से करीबन 20-25 बच्चे ऑटो में जाते हैं, और उसमें मैंने देखा 10-15 महिलाएं घर में बच्चों को पढ़ाती है और अच्छे से मार्क्स भी कमा रहे हैं। तो महिलाओं को ये जो समय देना पड़ रहा है, तो ये जो चीजें जो हमारे पुरानी पीढ़ी बनाती थी, उसका समय वहां पे कट ऑफ हो गया है। एक दूसरा कि आजकल टीवी संस्कृति जो और ये मोबाइल संस्कृति हो गई, उसका एडवर्टाइजमेंट जो होता है, उसके वजह से भी बच्चों में जो प्रभाव होता है कि घर की चिप्स, अब हमारे घर की मैं एग्जांपल देता हूँ कि कई बार सालाना हम 20-25 किलो की चिप्स बनाते हैं, बच्चों के लिए तलते भी है, करते भी है। इसके बावजूद भी अगर बाहर गए तो वो हमको चिप्स का पैकेट लेके दो। ये एक मानसिकता जो टीवी संस्कृति से बनी है, इसको हम कैसा रोके, ये इसके बारे में भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और रही बात जो शुरू में बोली कि इसकी मार्केटिंग की जो समस्या है, क्योंकि ये आइडियालॉजिकल स्टेज में तो हम बोलते हैं कि गांव में ही कच्चा माल रहेगा, गांव में ही मशीनरी रहेंगी, गांव के ही लोग उसको बनाएंगे और गांव के ही न्यूट्रिशन खाया पड़ेगा, तो वो नहीं हो पा रहा है। आप इस बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। धन्यवाद। ओके, किशोर जी, ये टीवी की जो दुष्संस्कृति है, ये तो हम सबको पता है। देखिए, होता क्या है कि कुछ कुछ चीजें हैं जिससे हम लड़ नहीं सकते, है ना। अब कंपनी वालों से हम लड़ नहीं सकते, टीवी की दुष्प्रभाव से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमें जो जागरूकता और जो लोगों में एक मानसिकता में जो बदलाव चाहिए, वो लाना जरूरी है। तो जो हम जिस तरह से वर्कशॉप में यही चिप्स का पैकेट लेके जब हम करते हैं, चिप्स और कुरकुरे का पैकेट जब हम लेके उनको हम बताते हैं, सारी चीजें हम उनको दिखाते हैं, उनके सामने दिखाते हैं। आप मानेंगे नहीं, हम हर वर्कशॉप में 4-5 चिप्स का पैकेट लाया जाता है, पार्टिसिपेंट्स में बांटा जाता है, ताकि वो खुद उसको पढ़ के देखें और देखें उसके अंदर क्या लिखा है, फिर उसके ऊपर चर्चा हो। उन वर्कशॉप्स में बच्चे भी आते हैं, महिलाओं के साथ बच्चे भी आते हैं, पर आज तक एक भी वर्कशॉप में चिप्स का पैकेट खुला नहीं है। उसके बाद बच्चों ने लाख लाख जिद किया, पर उनकी माताओं ने दिया नहीं उनको, और उसके बाद से उसका उसकी उसकी खपत भी कम हो गई है। मतलब जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया है, उन्होंने तो अपने परिवार में उन्होंने चिप्स का पैकेट बंद कर दिया, कुरकुरे का पैकेट बंद कर दिया। गांव के एक ग्रुप जो है उसने बनाना शुरू किया। आपको जो बिक्री की जो बात है ना, एक तो ये कि मानसिकता अगर बदलती है, समझ में आती है चीजें, तो अपने आप जो है लोग उससे उससे दूरी बनाने लगते हैं। पहली बात तो ये है, जो हम उस वर्कशॉप के जरिए कर पाते हैं काफी कुछ। दूसरी जो एक बेचने वाली बात होती है, इसमें देखिए बड़े दो छोटी चीजें। एक है कि गांव में इस तरह के पहले भी प्रयोग हुए हैं, लंबे समय तक नहीं चले। नहीं चलने का कारण अगर हम देखें तो दो कारण होते हैं, है ना, जो हमें हमें समझ में आए। उसके सिवाय और भी आप जोड़ सकते हैं। पहला कारण ये है कि एक तो ये इंडिविजुअल लाइवलीहुड होता है, या निजी एक रोजगार होता है, या तो एक महिला या फिर एक परिवार जो है उस रोजगार को करती है। अब मान लीजिए एक महिला या एक परिवार जो है, आप मान लीजिए आप ही चिप्स बना रहे हैं, राइट, और आपका चिप्स जो है पूरे गांव में बिक रहा है। अब अचानक आपके घर में एक शादी ब्याह आ जाता है, तो शादी ब्याह में, अब शादी ब्याह आ गया, अब आप क्या करेंगे? शादी ब्याह अपनी संभालेंगे या चिप्स बनाएंगे? जाहिर है कि आप शादी ब्याह अटेंड करेंगे। तो 15 दिन से 1 महीने का गैप हो गया कि आपके चिप्स जो है उस बाजार में नहीं मिल रहा है, गांव के बाजार में। लोगों को तो आदत पड़ गई चिप्स खाने की, है ना। वहां की दुकान क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये तो यार अब चिप्स दे नहीं रहे हैं, किशोर जी चिप्स नहीं दे रहे हैं, चलो भाई अपन लेके आते हैं, होलसेल से लेके आते हैं। तो वो कंपनी वाले चिप्स पैकेट जो लेके आ जाते हैं। लोगों को तो चिप्स मिल गया, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आप जब शादी से लौट के आए, आपने देखा आपका आधे से ज्यादा कस्टमर बेस तो खत्म हो गया, वो तो चला गया कंपनी वाले प्रोडक्ट खाने में। और उसके ऊपर से आप कुछ, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ गांव के व्यक्ति समझ के, ऊपर से आपने शादी ब्याह में कुछ शायद आपके आपके पैसे भी खर्च हुए हैं, आपको कहीं से कर्ज भी लेना पड़ा होगा, तो कर्ज तले डूब के आए और यहाँ पे आके आपने देखा आपका आधा बाजार खत्म हो गया। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, और इसके अंदर वो परिवार जो है गिरते 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 फाइनली वो चिप्स बनाना बंद कर देता है। यही हुआ है आज तक गाँव में, कि पहले भी चिप्स बनते थे, पहले भी चीजें बनती थी, और वो धीरे धीरे इस तरह से खत्म हो गई, क्योंकि निजी व्यापार करते थे।
यही मान लीजिए आप अगर निजी की जगह पे 3 लोग मिलके करते हैं व्यापार को, 3 महिलाएँ, जो अलग-अलग परिवार से आती हैं। अगर ये 3 लोग मिलके करते हैं, तो ये बहुत कम ऐसा चांस होगा कि तीनों परिवार में एक साथ कोई ओकेज़न आ रहा हो। तो अगर एक परिवार को आपको अगर कहीं पे शादी में जाना भी पड़ रहा है, तो बाकी जो 2 महिलाएँ हैं, वो जो है उसको प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकती है। मार्केट में वैक्यूम नहीं होता, खालीपन नहीं होता है। तो उससे मार्केट में प्रोडक्ट बना रहता है, बाहर के प्रोडक्ट्स आने की संभावना कम हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंडिविजुअल लाइवलीहुड ना करें, निजी व्यापार ना करें, सामूहिक व्यापार करें, कम से कम 3 लोग मिलके, अलग-अलग परिवार से। पहली बात ये है। दूसरा है, आप अगर एक 250 घर के गाँव में देखेंगे आप, तो पहले किराने का दुकान खुलता है। अब वो किराने का दुकान पूरे 250 घर को देता है। उसको देखा-देखी एक और किराने का दुकान खुल जाता है। अब 125 हो गए। उसको देखिए 2 और खुल जाते हैं। ऐसे करते-करते 250 घर के गाँव में करीब 10 दुकानें खुल जाती हैं। अब 10 दुकानें खुल जाती हैं तो एक-एक दुकान के पास कितने 25 परिवार बचे। क्या 25 परिवार में दुकान चल सकता है? नहीं चल सकता। जिसने पहले शुरू किया था वो भी बंद हो जाता है। तो सारी की सारी दुकानें बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि गाँव में हम साथ में मिलके रहते हैं, पर एक-दूसरे का ही गला काट देते हैं व्यापार करने में, कॉम्पिटिशन खड़ा कर देते हैं। तो हमने कहा ये कॉम्पिटिशन से थोड़ा हट के कोलैबोरेशन की तरफ अगर हम देखें, तो जैसे एक ग्रुप ने कहा कि हम चिप्स बनाएँगे, दूसरे ग्रुप ने कहा कि हम मुरमुरा बनाएँगे। तो क्या चिप्स बनाने वाले समूह को मुरमुरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है? और क्या मुरमुरा खरीदने वाले बनाने वाले समूह को चिप्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है? तो दोनों को एक-दूसरे की प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी ना, तो अलग-अलग प्रोडक्ट होंगे, तो हर एक प्रोडक्ट को पूरा का पूरा गाँव का बाज़ार मिलेगा और सबका बराबर चलेगा। सब लोग मिलके एक चीज़ ना करें, अलग-अलग चीज़ें करेंगे, तो सबको पूरा-पूरा बाज़ार मिलने लगेगा। इस तरह से हम उसको करते हैं, तो हमारे इसके 2 नियम हम कर देते हैं लोगों के साथ और उनसे बातचीत करने के बाद कि 2 नियम रखते हैं, एक तो है कि सामूहिक व्यापार करेंगे और दूसरा है कि हर समूह जो है अलग-अलग प्रोडक्ट करेगा, गाँव में ही बेचेगा और हो रहा है। मतलब किशोर भाई मैं आपको कैसे बताऊँ, आप अगर कहीं जाके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी आपके वर्धा में भी बहुत जल्दी होने वाला है मिशन समृद्धि उनके वहाँ पे वो लोग वहाँ पे करने वाले हैं। किशोर जगताप जी हैं वहाँ पे, आप ही के हम नाम हैं, तो वो बहुत जल्दी अभी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। जब वहाँ पे होगा तो मैं बिल्कुल आप अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे इनवाइट करूँगा। आप आके खुद एक बार देख लीजिए कि वो वर्कशॉप में किस तरह से लोग पार्टिसिपेंट्स जो हैं गाँव के लोग किस तरह से इंटरेक्शन होता है, कैसे उनकी सोच बदलती है, कैसे फिर काम आगे होता है, आप खुद आके एक बार देख लीजिए। फिर आपको और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा और शायद कहीं-कहीं पे जो कमी रह गई है कि ऐसे प्रयोग जो पहले हुए हैं, उसमें जो कमी रह गई है, वो शायद उसमें से कुछ आपको यहाँ पे समाधान मिलने शुरू हो जाए। जी, धन्यवाद। दिनेश सेमवाल जी, आप अपनी बात रखिए, प्रश्न। जी, आदरणीय धन्यवाद। ये बहुत ही उम्मीद भरी चर्चा चल रही है, खासकर गाँवों के अस्तित्व को लेकर के कि अ, वहाँ के लोग यानी स्थानीय क्षेत्र में ही रोज़गार भी बढ़े और वहाँ समृद्धि आए। और जैसे आदरणीय किशोर सर ने कहा, वैसे ही एक प्रश्न मेरा भी है, लेकिन उसका उत्तर मुझे वैसे मिल गया है। मैं फिर भी ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अस रुद्रप्रयाग आपकी आवाज़ कट रही है। आजकल काफ़ी दिनेश जी समय आपकी से आवाज़ ही काफ़ी समय जी, जी आदरणीय अ, आपकी आवाज़ हाँ, कट गई थी, फिर थोड़ा दोबारा बोलिए। अच्छा जी, जी। सर मेरा जो गाँव क्षेत्र है वो ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जनपद में है अच्छा, और वहाँ पे आजकल काफ़ी जगह पर जो वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं। हाँ, त्रियुगी नारायण हो गया, ऊखीमठ हो गया और चोपता के आस-पास। अब ये चीज़ देखने में आई है कि जब तक ये डेस्टिनेशन नहीं थे और हुँ, डेस्टिनेशन इसलिए बने थे कि लोकल में रोज़गार बढ़े। हुँ, लोग दूर-दराज से आएँ, वहाँ पे शादियाँ संपन्न करें। लेकिन हो रहा ठीक उलट है कि अ, लोग आ रहे हैं, हुँ, लेकिन उन जो लोकल दुकानदार हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटे-छोटे उत्पाद हैं, आलू से लेकर के, सब्ज़ी से लेकर के, अब उनका उत्पाद नहीं बिक रहा है इन डेस्टिनेशन की वजह से। हुँ, वो जिनकी शादियाँ हैं या जो पार्टियाँ ये जो फैसिलिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहीं दूर से ही ट्रक के ट्रक सामान ले आ रहे हैं। सब्जी के सब्जी की ट्रक ले आएँगे
और उसमें दूसरे टोटल सामान बाहर से आ रहा है। अभी 2-3 शादियों के उदाहरण रहे कि 6 दिन 7 दिन शादी की आयोजन के लिए प्लानिंग और वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने का टाइम लगा उनका, और जब शादी संपन्न हुई तो 7-8 दिन इतना कचरा प्लास्टिक निकला कि 5 ट्रक से ज्यादा प्लास्टिक निकला वहां से। एक ही शादी का उदाहरण है। और वो फिर उन्होंने वो आसपास ही कहीं पे नदियों के किनारे या जंगल में फेंक दिया। तो इस तरह की वर्कशॉप का बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना जहाँ चेंज करने की बात हो रही वहाँ बिगड़ रहा है मामला। तो शायद ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम से कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। काफी सोच में बदलाव आ जाती है उससे। जी, किसी और साथी के कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर अब हम 8 बज गया, हमारा समय भी क्लोज करने का है। अगर कोई बात नहीं है तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा मुन्नीलाल जी से या रंजना जी से कि कृपया आकर के आज के हमारे मुख्य वक्ता का भी और योग शिक्षक का भी आभार व्यक्त करें। और मैं व्यक्तिगत रूप से और योगाहार की तरफ से भी प्रदीप जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे एक ही बार में बुलावे में हमारी एक ही बार बातचीत हुई, उसमें आपने मेरी बात स्वीकारी और ये बहुमूल्य अनुभव अपने जीवन के और अपने इस माध्यम से जो आपने नवाचार किया है वो हम सब लोगों के बीच में बांटे। निश्चित रूप से कुछ हमारे जो सदस्य हैं अगर इसके बारे में इसके विचार करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस चीज़ की मांग बढ़े कि ऐसी जब हम कार्यशाला करते हैं, कार्यशाला की जाएगी तो उससे निश्चित रूप से किसी भी गांव को जो हम आदर्श ग्राम बनाने की बातचीत कर रहे हैं उस तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे। तो इस आशा के साथ कि ऐसा होगा भविष्य में, मैं आप कार्य इस आज की मीटिंग का विराम करते हुए और अनुरोध करता हूँ मुन्नीलाल जी या रंजना जी जो भी हैं आप आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। अगर वो नहीं है तो फिर मैं दिनेश जी से ही अनुरोध करता हूँ कि वही इसको समापन करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में इस तरह के वर्कशॉप कार्यशाला का होना गाँव की सुरक्षा के लिए, गाँव की अस्मिता को बनाए रखने के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये आज की इस वार्ता से, आदरणीय श्री प्रदीप घोष जी की वार्ता से सामने बात आई है। और लगता है कि इस तरह की अगर शुरुआत की जाए और तो माइंडसेट बदल सकता है। और इस विपरीत परिस्थिति में जबकि लोग मानसिकता से भी और वास्तविकता से भी और मजबूरन भी पलायन कर रहे हैं, वो पलायन किसी तरह का भी हो, लेकिन जो गाँव में जो होने वाला पलायन है या जो स्थिर गाँव हैं, जो स्थिर जगह हैं, स्थान हैं, जो अपने अस्तित्व को कई समय से बनाए रखे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये तो ऐसे होगा जैसे प्राणवायु देना, जैसे ऑक्सीजन जनरेट करना। तो आदरणीय समूची सदन की तरफ से, सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ कि हम पुनः आपको सुनेंगे और हम अपना माइंडसेट तैयार करेंगे अपने आदर्श गाँव को स्थापित करने के लिए। और साथ ही आज की जो योग शिक्षिका धनेश्वरी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद समूचे सदन की तरफ से। और पुनः धन्यवाद आदरणीय। पुनः हम मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से आज बातचीत करके।